Hello, all of you. How are you all? Doing good? Yes. Hey guys, this is Sohel sir, your social science teacher. Today, I will be starting the second chapter of Standard 8 History, the establishment of British Empire in India. Okay, स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है कि भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। आज इस टॉपिक में हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैज़ इट्स ओन रिमार्केबल सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, जस्ट सी, इससे पहले कि हम लेसन आगे स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको देखिए। पहले look at the clipping taken for two movies. This is the clipping of Mangal Pandey and this one is Lagan. यह क्लिपिंग दो फिल्मों से लिया गया है। पहला है मंगल पांडे और दूसरा है लगान। हम सभी ने लगभग इस दोनों ही मूवी को अच्छे से देखा ही होगा। आइए अब इसके बारे में और आगे जानते हैं, आखिर इस दोनों मूवी का इस टॉपिक से क्या रिलेशन है। ओके, सो वी हैव सीन टू डिफरेंट क्लिपिंग, one taken from Mangal Pandey and other taken from Lagan. What did you see? आपने क्या देखा? You have seen that in the movie Mangal Pandey, the soldier were fighting against the British. आपने देखा कि मंगल पांडे फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह सोल्जर जो है, सिपाही, वो ब्रिटिश के खिलाफ रहते हैं और ब्रिटिश से लड़ते हैं। And in the movie which is Lagan, the farmers were fighting against the British. और लगान मूवी में हम देखते हैं कि किसान किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों से लड़ते हैं। In the both movies you will find that neither the sepoy यानी soldier and nor the farmers were happy with the British rule. इन दोनों ही मूवी को देखने से हमको ये पता चलता है कि ना तो सिपाही यानी कि जो सोल्जर हैं वो ब्रिटिश से खुश थे, अंग्रेजों से, और ना ही किसान, ये दोनों ही नाखुश थे ब्रिटिश रूल से यानी कि अंग्रेज की शासन से। ओके, दिस इज कॉल्ड द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब जानेंगे कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल में देखेंगे अक्सर जो पावरफुल कंट्री जो होती है यानी कि जो वेल्दी होती है, पावरफुल नेशन, वो वीकर कंट्री में यानी कि ऐसे देशों में अपना शासन करती है अपनी मर्जी से। ठीक है, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आए तो वो क्या किन, कॉलोनी सब बनाना शुरू किन, जिसमें वो ख़ास करके अपने जितने भी ब्रिटिशर होते थे उसके लिए अलग से कॉलोनी सेटअप करते थे। रूल रेगुलेशन सब ये सब उनके लिए अलग हुआ करता था। बेहतरीन फैसिलिटीज़, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, और बेहतरीन एकदम आपको समझिए फार्म हाउस वगैरह यानी कि अच्छे अच्छे घर वगैरह हैं, यानी कि सारी फैसिलिटीज़ हुआ करती थी। और जो वहाँ के जो लोकल थे, जो नेटिव थे, वो काफ़ी उनसे, ठीक है, दबे हुए रहते थे, यानी कि वो उन पर ज़्यादातर रूल करते थे, दबा के रखते थे। इसी को ही कॉलोनियल रूल्स कहते हैं, जो कि इंडिया में आ चुका था। नोबडी वी आर हैप्पी इन द कॉलोनियल रूल्स। अब जाहिर सी बात है कोई तो खुश नहीं होंगे, और जो खास के लोकल पीपल थे यानी कि नेटिव लोकल थे वो तो ज़्यादा इनसे डरे हुए थे। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब हम इस टॉपिक में मेन हम जानेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना है इंडिया में कैसे हुई, कब हुई। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम 1858 टू 1947, यानी कि ब्रिटिश हमारे हिंदुस्तान में जो स्टेबलाइजमेंट किए थे यानी कि स्थापना किए रहे हैं वो लगभग 1858 से लेकर के
1947 तक। उसके बाद तो फिर हमारा देश जो है आज़ाद ही हो गया, फिर वहाँ इस देश को छोड़ के वो चले ही गए। ओके, इंडिया is got earlier as a golden birds. You know that the golden birds stories which lays golden eggs? भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे। अब जब सोने की चिड़िया की बात आती है तो आपको स्टोरी याद आता है जिसमें जो एक मुर्गी है जो रोज सोने के अंडा देती है। तो यहाँ पर उस तरह की सोने की चिड़िया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इंडिया को जो सोने की चिड़िया जो कहते थे, किस लिए कहते थे, अब उसके बारे में जानेंगे। इंडिया इज नॉट लेइंग अ गोल्डन एग्स। इंडिया जो है कोई अंडा देने वाला नहीं था। मतलब इंडिया को जो हम लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया हुआ, तो कई बच्चों समझ में नहीं आता कि सोने की चिड़िया कैसे। तो अब जानेंगे क्यों कहा जाता था इंडिया को सोने की चिड़िया। ओके, बट इट हैज़ गिवन अस रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स विच आर इक्वल एंड मोर देन द कॉस्ट ऑफ गोल्ड। तो सोने की चिड़िया हमारे देश को इसलिए कहा जाता था कि यहाँ जो है रिसोर्स भरे पड़े हुए थे, रॉ मटेरियल्स था, जो कि आपको अदर कंट्री में उतना नहीं हुआ करता था, और वो बराबर था किसके, सोने के भाव के। डैट मीन्स इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो खनिजों का यानी कि रिसोर्सेस से भरा हुआ देश था। दिस richness of its resource has attracted many of the European country to enter into India for trade. हमारे देश में खनिज संपदा जितने भी मिनरल से रिसोर्स थे तो वो भरे पड़े हुए थे, और यूरोपियन कंट्री यही कारण था कि हिंदुस्तान में आना चाहती थी अपना व्यापार करने के लिए, और यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उन पर उनकी गहरी नज़र थी। Before the European came to India, we had very good relationship with the Arabs and Gulf countries and very prosperous trade with them. भारत में यूरोपियन कंट्री के आने से पहले भी भारत में काफ़ी ट्रेड वगैरह यानी कि व्यापार होता था। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्री के आने के बाद ही व्यापार बढ़ा है। तो पहले व्यापार जो है वो ज़्यादातर अरबों से, या फिर अरब की जो गल्फ़ कंट्री थे, ओमान वगैरह से बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कतर है, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद आपको ये ओमान हो गया, ठीक है, ये दुबई हो गया, इन सब से काफ़ी व्यापार होता था। ये पहले भी होता था, यानी कि यूरोपियन कंट्री के आने से पहले भी व्यापार हिंदुस्तान में काफ़ी चलता था। बट देयर वॉज सम कन्फ्लिक्ट विद द अरब्स एंड गल्फ कंट्रीज। लेकिन कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट वगैरह गया, यानी कि कुछ ऐसी बातें हो गई या झगड़ा कहिए या जो भी इस तरह का कहिए, जिससे व्यापार थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। So the trade was not carried on smoothly, and after few years the trade war slowed down. तो कुछ ऐसे कारण की वजह से क्या हुआ कि जो व्यापार बड़ी तेज़ी से चल रहा था वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। तो जाहिर सी बात है इंडिया को मार्केट चाहिए था, अपना सामान कहीं तो बेचना ही था। तो अब यूरोपियन कंट्री जब हिंदुस्तान में आते हैं तो इसीलिए जो हिंदुस्तानी थे या हिंदुस्तान में उस वक्त में जो रहते थे राजा महाराजा, वो यूरोपियन कंट्री को परमिशन देते हैं कि ठीक है यहाँ से व्यापार कीजिए। तो व्यापार अब जाकर के शिफ्ट हो जाता है यूरोपियन कंट्री के तरफ। ओके, इन द मीनवाइल you will see that we have learned in the previous classes industrial revolution. Do you remember? इससे पहले भी क्लास में या हमने पिछले साल भी जो पढ़ाए थे बच्चों को, तो आप लोग को पता ही होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्योंकि जाहिर सी बात है यूरोपियन कंट्री में लगभग 18th सेंचुरी में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से हो रहा था, यानी कि आविष्कार मशीनों के ज़रिए। तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल मिलता कहाँ, तो उसके लिए सबसे सेफ, सबसे बेहतरीन प्लेस था इंडिया। तो यही कारण है कि कई यूरोपियन कंट्री जो है वो इंडिया में आकर के यहाँ के रॉ मटेरियल को अपने देश ले जा कर के या इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल उनको चाहिए था। तो इंडिया से ज़्यादा सेफ प्लेस कुछ नहीं था। When Indian Revolution took place, people started, many of the European explorers set out into the world exploring new places, new continent, new countries, because they wanted raw material. इसलिए कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो दुनिया भर में एक्सप्लोर कर रहे थे, यानी कि एक जगह से दूसरे जा कर रहे थे कि कहीं से हमको रॉ मटेरियल मिले जिससे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा सकें, ग्रोथ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कमा सकें।
तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो अलग अलग देशों में, अलग अलग महादेशों में घूमते थे. ओके. वन सच एक्सप्लोरर वाज वास्को डिगामा. He was a Portuguese sailor who came to India and found the sea routes to India for trade. वास्को डिगामा ही वो शख्स है जो पहली बार हिंदुस्तान आते हैं. तो पुर्तगाल के थे वो, यानी कि पुर्तगीज सेलर, जिन्होंने भारत के सी रूट का यानी कि समुद्र के जरिए हिंदुस्तान में आए, और उन्होंने ही सी रूट्स यानी कि समुद्र के जरिए भारत का खोज किया, भारत आने का. So Vasco da Gama was the first person who came India and found sea routes. तो वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान का सी रूट्स खोजा था. ओके. Now, once Portuguese came to India for trade and took the resources and raw materials and went back, this attracted many of the European countries. जब पुर्तगीज हिंदुस्तान आए और यहाँ से जो रॉ मटेरियल या रिसोर्स लेके गए अपने देश यानी कि यूरोप की कंट्री में, तो यूरोप की कई कंट्रियों को जब इसके बारे में पता चला तो वो सब हिंदुस्तान आना चाहते थे. अब सबको तो हिंदुस्तान का सी रूट्स तो पता नहीं था, वो तो सिर्फ आपको पुर्तगीज एक्सप्लोर के ही बारे में पता था. तो अब सब लोग इसके तलाश में यानी कि अब खोजने में लग गए कि ये कहाँ से आता है और इसका रूट क्या है, रास्ता क्या, कैसे वहाँ पहुँचे. इट हैज़ अट्रैक्टेड मेनी मोर कंट्रीज लाइक द डच, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द स्पेन एंड मेनी मोर कंट्रीज. तो उसमें से कौन कौन सब थे? डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रांस थे, स्पेन थे, और भी बहुत सारे देश थे जो सब चाहते थे कि ये रॉ मटेरियल हमें भी मिले. ऑल दिस कंट्रीज वांटेड टू कम इंडिया फॉर ट्रेड. और हर देश चाहता था कि हम हिंदुस्तान से ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? In the next video, I will explain more about the establishment of British Empire. अब अगले वीडियो में हम इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से आपको समझाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स यू सो मच गाइस. आई होप दिस वीडियो इज completely helpful for you. Students, if you have any confusion or any query related of this video, you can ask me. You can call me also. My mobile number is 9852456563. Thanks you students. Stay home, stay safe.